जय हिंद। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस में। तो आज के इस वीडियो में हम जो है आरआरबी ग्रुप डी का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 5/10/2018 को, और ये शिफ्ट नंबर 3 है। और 5/10/2018 का शिफ्ट नंबर 1 और 2 इसके पहले हो चुका है, और जो है ये हमारा क्लास नंबर आज का 13 है, इसके पहले सारा हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यदि वीडियो पे आप नए हैं तो इसको बेल आइकन सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को पसंद लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 न्यूटन मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जा सकता है। तो क्या कर रहा है, विभव ऊर्जा की गणना करें। तो ऊर्जा हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पे सभी में 3000 दिया हुआ है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, सभी को पता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, जूल हो जाएगा। पास्कल जो है ये दाब का मात्रक होता है, जबकि ये आपका जो वाट होता है ये विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, और न्यूटन जो होता है ये बल का मात्रक होता है। बल क्या है, एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है। तो जो प्राणी अंडा देते हैं उसको अंडज कहा जाता है। क्या अंडज कहा जाता है। यही क्वेश्चन को जो है उल्टा के जो है शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था। क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अंडा देने वाले जानवर को क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। और अंडा में सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, ये शुतुरमुर्ग का है। और सबसे बड़ी पक्षी भी क्या है, शुतुरमुर्ग ही है, और इसका अंडा भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटी पक्षी जो है वो हमिंग बर्ड होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सा छोटा सा ये हमिंग बर्ड है, और इसीलिए इसका अंडा भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। हमिंग बर्ड का ही अंडा सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 20 किलोग्राम के एक वस्तु जो है 10 मीटर सेकेंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होगा। यहाँ पे हमें क्या बताना है, गतिशील ऊर्जा ही बताना है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। देखिए पहला और दूसरा ये दोनों क्या है, अलग है क्वेश्चन, ठीक है ना। आप चाहे तो पीछे करके देख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका जूल हो जाएगा, मात्रक बताना था। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास कि विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है। बहुत ही ये क्या है, फेमस क्वेश्चन है, और इसको तो बहुत कम छोड़ते हैं, और जो भी कंफ्यूजन होता है वो दूर कर लेते हैं। तो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी जो संरचना है वो किससे मिलती है, तो ये चिंपैंजी से मिलती है। किससे, चिंपैंजी से, ठीक है। तो ये चिंपैंजी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंपैंजी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये चिंपैंजी है। क्वेश्चन हमारे पास है कि डैश ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, यानी कि कौन सी ऊतक जो है ग्रंथि का निर्माण करते हैं। तो ये जो वाहिका ग्रंथि होती है, इसी के द्वारा क्या होता है, आपका ऊतक का निर्माण होता है। और ऊतक का निर्माण जो होता है वो एपिथेलियम ऊतक के द्वारा भी होता है, और साथ ही वाहिका ऊतक, ये दोनों भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जितना हम बताए हैं सभी एग्जाम में आया हुआ है पॉइंट है, तो उसको ध्यान रखिएगा। देखिए ग्रंथि जो होता है ये कैसी रचना होती है, थैलेनुमा रचना होता है। और ग्रंथि का काम क्या है कि ये एंजाइम भी स्रावित कर सकता है, या फिर हार्मोन, एंजाइम या हार्मोन स्रावित ये करते हैं कौन, ग्रंथि। ग्रंथि जो होते हैं वो 3 प्रकार का होता है। एक बाह्य स्रावी ग्रंथि होता है, जिसका काम होता है एंजाइम बनाना, एंजाइम का स्रावित करना। और एक होता है, दूसरा होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसका कि मुख्य काम होता है हार्मोन स्रावित करना। और तीसरा मिश्रित ग्रंथि जो होता है, इसका काम होता है ये एंजाइम और हार्मोन दोनों ही ये क्या कर सकते हैं, स्रावित कर सकते हैं, इसलिए इसको मिश्रित में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। कौन सा कार्बन एक अपरूप नहीं है। तो कार्बन का अपरूप कौन नहीं है, आपको पता है कार्बन का अपरूप जो है ग्रेफाइट है ही, फ्लोरीन भी है, डायमंड भी है, कोयला जो है इसका अपरूप नहीं है, ठीक है। तो जो नहीं है वही बताना था। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी कार्बन पे नजर डालते हैं। कार्बन जो कि एक धातु है, इसकी संख्या C होता है, परमाणु संख्या 6 है, और द्रव्यमान इसका 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2-5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये क्या है, तो ये एक धातु है, और ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक। कार्बन के जो है अपरूप 3 अपरूप है, मुख्य रूप से हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा के बारे में याद रखिएगा कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, और ये जो चमकीला दिखाई देता है, जब तक इस पे प्रकाश नहीं पड़ेगा ना तब तक ये चमकीला दिखाई नहीं देगा। और प्रकाश पड़ने का मतलब क्या है कि जब इस पे प्रकाश पड़ता है तो इसके अंदर जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटता है, जिसके कारण हीरा आपको चमकीला दिखाई देता है। ग्रेफाइट जो है ये एकमात्र धातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट एकमात्र सुचालक धातु है।
फ्लोरीन जो है ये कार्बन के नए अपरूप है। ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाता है कार्बन के नए अपरूप कौन है तो आंसर क्या होगा, फ्लोरीन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है कि धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। सही बात है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ढीले आबंधित क्या होते हैं, देखिए धातु विद्युत की सुचालक होती है इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ढीले आबंध होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, जो जे थॉमसन के द्वारा जो है इसका इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। प्रोटॉन की खोज जो है ये गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, और न्यूट्रॉन का खोज जो है वो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। आपको ना याद होगा, हमने रिवाइज करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे जो है आप ये पीरियोडिक टेबल जब देखेंगे तो धातु जो होता है, देखिए ये जो ये वाला इस तरह का है, ये आपका एक कलर का, ये क्या है, उपधातु है। हमने कई वीडियो में जो है इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है, किस तरह से क्वेश्चन आता है वो भी बता चुके हैं। उपधातु के बाईं तरफ जितने भी ये सभी बाईं तरफ जितने भी हैं वो सभी क्या है, धातु है, जबकि उस उपधातु के साथ जितने भी सभी अधातु है। लेकिन बाएं तरफ एकमात्र जो अधातु है या गैर धातु है वो कौन है, हाइड्रोजन। इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो हम जो एक्सप्लेनेशन भी करेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए उसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका एक परफेक्ट प्रैक्टिस के साथ जो एक परफेक्ट रिविजन हम करवा देते हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सभी में 20 है, तो हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, हमें केवल मात्रा बता देना क्या द्रव्यमान क्या है। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, केजी। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा केजी। पास्कल आपको पता ही है कि ये जो होता है आपका दाब का मात्रक होता है, और ये सी जो होता है ये कूलम जो कि आवेश का मात्रक होता है ना, और एन यानी न्यूटन जो कि बल का मात्रक होता है। डैश एक सतही परिघटना है, तो इसमें से कौन है जो कि सतही परिघटना है, तो वाष्पीकरण क्या होता है, एक सतही परिघटना है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा ये सी इसका करेक्ट होगा। चलिए थोड़ी सी जो है वाष्पोत्सर्जन के बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पत्तियों द्वारा जो आंतरिक जल होता है उसको हवा में उड़ाना, वही क्या कहलाता है, आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो होती है ये जल हानि की क्रिया है। क्या होती है, जल हानि, यानी इसमें जल का हानि होता है ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया में। और वाष्पोत्सर्जन की माप जो है फोटोमीटर या फिर बोलिए कि आपका ना जो गेनोंग फोटोमीटर होता है उसके द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन की माप किया जाता है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि जो गेनोंग फोटोमीटर है वो यहाँ पे दिखाया गया चित्र में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अभी तक नहीं किए हैं। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। तो क्या हो रहा है कि ठोस वस्तु जो है वो पिघल के द्रव में बदल गया, यानी कि वो गल गया। तो गल जाने को हम क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। वो ताप को क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए विभिन्न प्रकार के हम जो है ताप के विभिन्न पैमाना को समझ जाते हैं, जबकि आपको पता है कि ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है, वो केल्विन होता है। वहाँ की सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर ये सभी होता है। ध्यान रखिएगा कि जो बर्फ का गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है। यदि केल्विन में पूछता है तब ये 273 केल्विन होगा, यानी कि जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। वहीं पानी का हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस भी है और ये 273 केल्विन, यानी कि जो गलनांक और हिमांक है ना, जो गलनांक और हिमांक है वो बराबर होता है। प्रायः क्या होता है, पदार्थ का गलनांक हिमांक बराबर होता है। पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और जो है आप यदि केल्विन में बात करेंगे तो वो 373 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आपका रिवीजन हुआ होगा, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि डैश ऑक्सीजन की मदद से होता है और ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है जब अब होता है तो उसमें क्या होता है, CO2 भी बनता है और H2O बनता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम वायवीय शोषण कहते हैं, और वायवीय शोषण को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीशोषण कहते हैं। ठीक है, वायवीय शोषण, जिसमें कि आपका क्या होता है, कुल मिला के 38 ATP बनते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा ये। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संरचना के लिए उत्तरदायी है। देखिए
सीव ट्यूब जो है इसको हिंदी में जो है ना, ये इंग्लिश वाले शब्द को क्या क्या है हिंदी में यहाँ पे पूछ लिया, तो इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो गया है ना, लेकिन यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। जो सीव ट्यूब होता है इसको जो है हिंदी में हम चालनी नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? चालनी नलिका। और सहकोशिका ये जो होता है क्या होता है, ये आपका जो फ्लोएम ऊतक होता है ना उसका भाग है। ठीक है, ये चालनी नलिका आपको पता ही होगा कि जो चालनी नलिका है वो किसका भाग होता है? फ्लोएम ऊतक का भाग है। तो फ्लोएम का क्या काम होता है कि फ्लोएम मतलब फल यानी कि भोजन को क्या करता है, ये पूरे पौधे में पहुंचाने का काम करता है। तो क्या हो करेगा, ये पौधे में पूरा भोजन का ये परिवहन करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी हम जो है यहाँ पे समझ भी लेते हैं फ्लोएम ऊतक के बारे में। देखिए फ्लोएम जो होता है ये पौधे में पाया जाने वाला क्या एक संवहन ऊतक है। संवहन ऊतक का मतलब क्या हो गया कि जो पौधे में संवहन का काम करता है। देखिए पौधे में दो संवहन ऊतक होता है, एक तो फ्लोएम है ही, दूसरा क्या है आपका जाइलम है। और जाइलम फ्लोएम जो है एक किस प्रकार का ऊतक है, तो ये जटिल अस्थायी ऊतक के अंतर्गत ये आता है। ये जो होता है संवहन बंडल के अंदर जो होता है आपका फ्लोएम ऊतक पाया जाता है। इसके जो निर्माण होता है वो 4 प्रकार के कोशिका से बनता है। किसका? फ्लोएम ऊतक का जो निर्माण होता है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें चालनी नलिका है। इसी को जो है इंग्लिश में से ना आपको है ना सीव ट्यूब्स के नाम से अभी आपको पूछा गया था। दूसरा सहकोशिका, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु, ये 4 कोशिका से मिलकर जो होता है आपका फ्लोएम ऊतक बना होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो आप देखे ना इस भाई पूछा हुआ था, यहाँ से आपको इस दूगो से उठा के आपसे पूछा गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यही दूगो से पूछेगा भी, क्योंकि इसमें तो नाम लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, तो पूछ सकता है इसी दूगो, तो इसी दूगो को आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय, तब वह कैसा रंग होगा? तो ना तो अम्लीय और ना तो क्षारीय जब होता है तो लिटमस का रंग उसमें क्या होता है? बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी होता है। देखिए लिटमस क्या एक सूचकांक है, और सूचक जो होता है ना 3 तरह का होता है। एक प्राकृतिक सूचक होता है, एक आपका कृत्रिम या फिर बोल लीजिए इसको संश्लेषित सूचक होता है, और तीसरा जो होता है वो गंधीय सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक जो होते हैं ये क्या होता है? ये पौधे में पाया जाता है, जैसे कि लिटमस हो गया या फिर आपका लाल पत्ता गोभी हो गया। ठीक है, तो ये सब जो हो गया, हल्दी हो गया, ये सब क्या हो गया आपका प्राकृतिक सूचक हो गया। जबकि कृत्रिम सूचक जो होता है ये एक रासायनिक पदार्थ होता है, जैसे कि आपका मेथिल ऑरेंज हो गया या फिर फेनिफ्थिलेलिन हो गया, ये सब क्या है आपका कृत्रिम सूचक है। जो गंधीय सूचक होता है ये पदार्थ में क्या करता है, ये गंध के माध्यम से जो है अम्ल या क्षारक में बदल जाता है। जैसे कि आपका प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये सब क्या हो गया? गंध के माध्यम से बताएगा कि वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है ना, जरा इसको समझिए आप अच्छा से। जैसे कि यहाँ पे आप सूचक देख रहे हैं, लिटमस, पत्ता गोभी, हल्दी या फिर हाइड्रेंजिया, ये सब क्या है? ये आपका प्राकृतिक, ये जो है चारों ये आपका क्या है? प्राकृतिक सूचक है। और इसका रंग जो है अम्ल में कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, और क्षारक में जो है आपका नीला हो जाएगा। जबकि लाल पत्ता गोभी का जो है अम्ल में ये लाल हो जाएगा, और जबकि क्षार में जो है ये क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। हल्दी जो है अम्ल में इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, और क्षार में जो है ये लाल हो जाता है। जो वही हाइड्रेंजिया है तो ये जो अम्ल होगा तो वो नीला हो जाएगा, उसके बाद वो जो क्षारक होगा उसमें गुलाबी हो जाएगा। फेनिफ्थिलीन और मेथिलीन ने बताया है ये आपका क्या होता है? ये रासायनिक, ठीक है, ये क्या है? रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है ना, जो कि बोल सकते हैं आप इसको कृत्रिम सूचक है ये, जो कि आपका यहाँ इस तरह से ये काम करता है। आप इसको चाहे तो रोक के देख सकते हैं। और ये प्याज, वेनिला, लौंग का तेल, ये क्या हो गया आपका? गंधीय सूचक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो कौन सी धातु ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है? तो वो कौन है? सोडियम। कौन है? सोडियम। आपको पता है सोडियम के बारे में? चलिए कुछ सोडियम के बारे में अच्छा से जान लेते हैं। देखिए सोडियम जिसका संकेत Na होता है, ये सोडियम का जो Na लिया गया है इसके लैटिन नाम से लिया गया है, नाइट्रियम से लिया गया है। सोडियम की परमाणु संख्या जो है वो 11 होता है, जबकि द्रव्यमान इसका 23 होता है। सोडियम को जो है वो क्या करते हैं? केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, लेकिन सोडियम को जो है आसानी से चाकू से जो है आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम जो है पानी या फिर अम्ल से जब ये अभिक्रिया करता है तो ये हाइड्रोजन गैस को छोड़ता है, और सोडियम को जो है समुद्री पानी से मुख्य रूप से निकाला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो निष्कर्षण करते हैं वो कास्टनर विधि द्वारा जो है वो द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखिएगा, जब कास्टनर विधि के उपयोग करके हम सोडियम का निष्कर्षण करते हैं तो उस समय जो है सोडियम द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड के विद्युत अपघटन करते हैं। जबकि सोडियम का निष्कर्षण डाउन विधि द्वारा भी किया जाता है, लेकिन डाउन विधि में जो होता है पिघले हुए जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका विघटन करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं।
और सोडियम क्लोराइड को जो है साधारण नमक के नाम से जानते हैं। और आपको पता होगा कि नमक जो पसीजने लगता है, ठीक है, वो प्रश्वेदी के उसमें मौजूद होता है, जो कि मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, जो कि उसको प्रश्वेदी कहते हैं, जिसके कारण कि नमक पिघलता है, पसीजने लगता है, ठीक है, वो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हाइपरमाइट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमाइट्रोपिया क्या होता है, आपका जो दूरदृष्टि दोष होता है, उसको हम किस लेंस से उपयोग करते हैं यदि किसी को होता है तो? सबको पता है क्या, उत्तल लेंस। ये हम आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है। चलिए इसको जरा हम दृष्टि दोष को समझ लेते हैं। देखिए मुख्य रूप से दृष्टि दोष जो होते हैं वो 3 तरह का होता है। एक निकट दृष्टि दोष होता है, और निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है कि जो नेत्र लेंस होता है वो मोटा हो जाता है, और जब आपका नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा ना तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इसके उपचार के लिए जो है चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूसरा आपका जो होता है वो दूरदृष्टि होता है, जिसको कि इंग्लिश में हम हाइपरमाइट्रोपिया कहते हैं, और निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया कहा जाता है। अच्छा, दूरदृष्टि दोष होने का कारण क्या है कि इसमें जो है नेत्र लेंस पतला हो जाएगा। यहाँ मोटा हो रहा था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका नेत्र लेंस है वो पतला हो जाएगा, और जैसे आपका नेत्र लेंस पतला हो जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, पतला अधिक हो जाएगा। और इसका उपचार जो है उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो आपका होता है वो जरा दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। और ये इसका कारण मुख्य रूप से क्या होता है कि एक तो पहली बात ये ध्यान दीजिए कि ये जो है बीमारी बुढ़ापे में होती है, ठीक है, मुख्य रूप से बुढ़ापे में होती है। इसमें क्या होता है कि जो नेत्र लेंस की जो प्रतिस्थता है ये खत्म हो जाता है या कम होने लगता है, या फिर और साथ ही साथ जो सिलेरी पेशियां है इसकी समंजन क्षमता क्या होती है वो घट जाने से ये बीमारी उत्पन्न होती है। इसकी उपचार कैसे करेंगे, तो जो जिस चश्मे का प्रयोग करते हैं उसमें बाइफोकल लेंस यानी कि द्विफोक्सी लेंस लगाया जाता है। देखिए बाइफोक्सी लेंस में जो है जो ऊपर की तरफ होता है ना वो अवतल लेंस होता है, ऊपर की तरफ अवतल होगा, जबकि नीचे की तरफ जो है ना ये उत्तल लेंस होता है। ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। तो देखिए उत्क्षेप बल किस दिशा में कार्य करते हैं, आपको पता है उत्क्षेप बल, जिसको कि उत्पल्लवन बल के नाम से आप जानते हैं, ये ऊपर की दिशा में काम करते हैं, कि ऊपर की ओर जो है ये काम करते हैं, ठीक है ना, ये ऊपर की ओर काम करते हैं। तो चलिए ये जो आपका उत्क्षेप बल है आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है, इसलिए हम आर्किमिडीज के सिद्धांत को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या फिर अंशतः डुबाया जाता है, आप पूर्णतः डुबाओ या फिर अंशतः डुबाओ कोई मतलब नहीं, लेकिन डुबाया जाता है, तब वस्तु की तरफ जो है लगने वाला जो वस्तु जो है, तो जो वस्तु है तो जिसको डुबा रहे हैं तो वस्तु जो है ऊपर की तरफ जो है लगने वाला एक बल का अनुभव करता है। इसी बल को हम उत्क्षेप बल या फिर उत्प्लवन बल कहते हैं। यह जो बल होता है ये वस्तु द्वारा जो विस्थापित तरल होता है उसके भार के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में इसका उपयोग कर लेते हैं, और जो जलयान है, पनडुब्बी है, ठीक है, इस सब के डिजाइन बनाने में भी जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत का बहुत उपयोग किया जाता है, या उसी का उपयोग करना ही पड़ेगा। और जो दुग्ध मापी है, जैसे इलेक्ट्रोमीटर होता है ना दूध मापी, तो वो भी हो गया, या फिर हाइड्रोमीटर हो गया, ये सभी क्या होते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। इसी कारण से जो होता है जो लोहा और स्टील का जो बना जलयान होता है, यानी कि जहाज जो होता है वो बड़े होते हुए भी क्या होता है जल पर तैरता है, लेकिन एक छोटी सी जो पिन होता है वो जल में डूब जाता है, क्योंकि इन सभी बड़े बड़े जो जहाज होता है उसको आर्किमिडीज के सिद्धांत पे बनाते हैं, पिन को उसके सिद्धांत पे बनाते नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। अच्छा, चूना बुझा हुआ चूना है, ठीक है, तो बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड ये बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये आपका क्या है, चूना पत्थर है। क्या है, चूना पत्थर। इसी को जो है संगमरमर भी कहा करते हैं। इसको जो है कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन हमारा बी होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक मोटी जैल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण, ठीक है, मोटी जैल बनाता है ये घोल, क्षमता के कारण इसका उपयोग जैली जैम और मुरब्बे बनाने के लिए
वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। तो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ये जो जेली जैम मुरब्बे सब बनाने में प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं, पेक्टिन का प्रयोग करते हैं। किसका, पेक्टिन का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो है आप पेक्टिन यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह की ये पेक्टिन का डिब्बा होता है, जब इसे आप निकालेंगे तो इस तरह का पाउडर निकलेगा, जिससे कि मुरब्बा, जैम या जेली इस तरह सब बनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 5 कूलम के चार्ज की स्थानांतरण करने में कितना कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कार्य कितना करना पड़ता है। सब में 50 है, 50 कार्य करना पड़ेगा, लेकिन कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। क्या, जूल। तो यह क्या हो जाएगा, जूल, इसका 50 जूल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास कि किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं ध्वनि का गति बढ़ जाता है। तो देखिए, जब आप माध्यम का ताप बढ़ाएंगे, जब माध्यम का ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, ध्वनि की गति ताप बढ़ाने से बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने जो है दोस्तों ये सेट खत्म किया। अब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आसानी से आपको वीडियो मिल सके। और साथ ही वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जरूर इसे हमें अपना सहयोग कीजिए, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए आपकी वीडियो कैसा लगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।